हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। हम अपना जो है कि बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम जो है कि इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग्स। तो जिसके हमने 4-5 पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे, जिसमें आपका था लाइफ साइकिल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म एंड वन पॉइंट इज़ प्रोटोप्लाज्म। यस, तो इन चार हेडिंग्स के बारे में, 4 पॉइंट्स के बारे में हमने क्लियरली जाना था और समझा था कि क्यों जो है कि इन सब के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आगे के जो पॉइंट्स थे वो हैं, आगे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा 5th पॉइंट है वो है रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। तो कैसे जो है कि क्या जो है कि नॉन लिविंग बीइंग और जो लिविंग बीइंग, इन दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस पता करने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो हमारा जो 5th पॉइंट है जिसके बारे में हमने अभी आगे पढ़ना है, तो वो है रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। तो श्वसन क्या नॉन लिविंग बीइंग श्वसन करते हैं, यानी कि रेस्पायर करते हैं, और क्या लिविंग बीइंग करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या मैकेनिज्म होती है उनकी। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम जानेंगे। तो जीवधारियों में श्वसन हर समय होता रहता है, यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा, आप खुद एक लिविंग बीइंग हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम अपने जो है कि नाक को भी थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। तो जो जीवधारी होते हैं, यानी कि लिविंग बीइंग होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनमें लगातार श्वसन होता रहता है। वो हर समय कंटिन्यूअसली बिना रुके जो है कि उनके अंदर श्वसन की क्रिया, यानी कि मैकेनिज्म होती रहती है। आप समझ रहे होंगे, जब हम सोते रहते हैं तब भी हम सांस लेते रहते हैं, हमारा सांस लेना बंद नहीं होता है। तो जैसे हमारा हार्ट कंटिन्यू काम करता रहता है, वैसे हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो जो रिस्पायरेशन है वो जीवधारियों का बहुत ही प्रमुख लक्षण होता है। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग बीइंग होता है वो रिस्पायर, यानी कि उसके अंदर उसके जो बॉडी होती है नॉन लिविंग बीइंग की, उसके अंदर रिस्पायरेशन नहीं होता है। तो रिस्पायरेशन में हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है, जो गैस होती है, वो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो हम क्या करते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में हम निष्कासित करते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर की तरफ निकालते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। और ये जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब का ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि एनर्जी। जो ऊर्जा हमें दिनचर्या के अपने कामों को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। तो इस मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। जितने भी उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइटल क्रियाएं होती हैं, वो सारी किससे होती हैं, इसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। जब हम श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम जो है कि इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इस ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या जलता है, क्या मतलब डिस्ट्रॉय होता है, और क्या मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो स्टोर होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो किसके फॉर्म में स्टोर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती हैं, वसा के फॉर्म में होती हैं, और प्रोटीन के फॉर्म में होती हैं। तो इन सब का जो जारण होता है तब जाके, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके ऊर्जा मिलती है और हमारी बॉडी के अंदर ताकत महसूस होती है हमें, और हम किसी भी कार्य को करते हैं। उसके लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जारण से। और हमें क्या और हम ये क्रिया किसके द्वारा होती है, क्रिया होती है श्वसन के द्वारा, यानी कि रिस्पायरेशन के द्वारा। तो हमारा जो 6 पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन का। तो जो नॉन लिविंग होता है वो क्या, उसमें पोषण की प्रक्रिया होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य किसके अंदर पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है केवल जीवधारियों के अंदर। तो इसी जीव द्रव्य में विकास होता है, वृद्धि होती है। तो जब इस जीव द्रव्य में विकास और वृद्धि होती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है।
अब हम अपने जो है कि जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ से कर पाएंगे? अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम कहाँ से कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तब तो हमारी कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट होगी। और जब वो उसका जारण यानी कि ऑक्सीडेशन होगा तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसके लिए तो हमें खाना पड़ेगा। तो जो हम लोग खाते हैं उसी को हम पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये न्यूट्रिशन की जो है कि क्रिया जो किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है केवल जीवधारियों में। और किस लिए पाई जाती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य में विकास करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और ये जो है कि भोजन हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है पेड़ पौधों से। इसीलिए जो है कि पेड़ पौधों को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग होता है या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। तो पौधे जो क्या करते हैं, वे पृथ्वी से जल, खनिज पदार्थ, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और जो है कि वसा और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जंतु इन्हें ही पौधे द्वारा प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग से फिर चाहे वो हम जूलॉजी में पढ़ रहे हैं या फिर बॉटनी में, ये जो है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके बारे में हमने कई बार पढ़ा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आप बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे ये कार्य मतलब मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है और क्यों होता है, क्यों ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्यों ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही कंप्लीट होती है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है पौधों में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बिल्कुल ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि क्लोरोफिल जो है कि जंतुओं में नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन के तौर पर हम क्या जानते हैं? यूग्लिना जो है कि ऐसा जीव है जो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है। तो इसके अंदर ही जो है कि केवल किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसमें ही पर्णहरिम पाया जाता है और यही केवल ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। बाकी जितने भी जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। तो जो न्यूट्रिशन की क्रिया होती है वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती। ये किस में पाई जाती है? ये लिविंग बीइंग के अंदर पाई जाती है। अब जो हमारा 7 पॉइंट है वो है वृद्धि। तो अब हम जानेंगे कि जो वृद्धि होती यानी कि ग्रोथ होता है वो जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जब उसकी आकृति में वृद्धि होती है, उसके आयतन में वृद्धि होती है, उसके शुष्क भार में वृद्धि होती है, तब जो है कि एक जीवधारी में वृद्धि होती है। तो ये सारी क्रियाएं किसका परिणाम होती है? ये सारी क्रियाएं परिणाम होती हैं उपापचय का। जो भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है उसी से हमें जो है कि वृद्धि मिलती है, उसी से हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है। एक छोटा बच्चे को अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स ना दिया जाए तो क्या उसके अंदर ग्रोथ होगी? नहीं ग्रोथ होगी। उसके अंदर हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो उनका ग्रोथ पीरियड होता है। और जो प्रोटीन क्या होता है वो हमारे इस सेल के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा टेक पार्ट करता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो उन्हें प्रोटीन युक्त खाना हमें खिलाना चाहिए। तो इन सब का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका ही परिणाम होता है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है। तो सफल उपापचय के लिए उपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं दोनों ही बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जितना बॉडी को बढ़ने के लिए उपचयी क्रियाएं ज़रूरी हैं उतना ही अपचयी क्रियाएं भी ज़रूरी होती हैं। तो पौधों में वृद्धि अनिश्चित समय तक होता है। यानी क्यों अनिश्चित समय तक होता है? क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं और वो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, जबकि जंतुओं में मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं पाया जाता है। दैट्स वाई उनका जो ग्रोथ का पीरियड होता है वो लाइफ के एक स्टेज तक ही होता है। उसके बाद जो उसका ग्रोथ पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है और वो बॉडी उसी कंडीशन में बनी रहती है। जो ह्यूमन बीइंग होता है तब उसका केवल विकास होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है। तो एक लाइफ का जो एक फेज़ होता है तब तक ही केवल जो है कि उसमें ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। बट जो प्लांट होता है उसमें जो है कि लाइफ लॉन्ग वृद्धि होती रहती है। तो जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। और
लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर वृद्धि होती है, जो कि मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। तो हम जब बात करेंगे नॉन लिविंग और लिविंग की, तो हम ये जानेंगे कि लिविंग बीइंग में वृद्धि होती है लेकिन नॉन लिविंग बीइंग में वृद्धि नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम ये समझेंगे जो लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, तो वो वर्षा ऋतु में क्या करता है, जल को शोषित कर आकार और आयतन में तो बढ़ जाता है, परंतु इसे हम वृद्धि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो सूखने के बाद अपनी पहली स्थिति में आ जाएगा। तो एक जब हम नॉन लिविंग बीइंग की बात करते हैं, एक लकड़ी के टुकड़े की बात करते हैं, तो जो है कि वर्षा ऋतु में जल वो शोषित करके आकार में बढ़ा होता है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा अपने जो घर के दरवाजे होते हैं वो बारिश में फूल जाते हैं, बहुत ही टाइट जो है कि बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का पीरियड ख़त्म होता है वो अपने पहले स्टेज में आ जाते हैं और आराम से बंद हो जाते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं, हम जो नॉन लिविंग होता है इसमें वृद्धि नहीं होती है, वो किसी न किसी रीजन से ज़रूर आकार में बढ़ जाएगा, लेकिन वो पहले स्टेज में अपने जब वो फेवरेबल कंडीशन उसकी आएगी तो वो फिर से जब उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो फिर से अपनी उसी अवस्था में आ जाता है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे और हम जानेंगे, तो एक होता है क्रिस्टल। जो कभी किसी पदार्थ के क्रिस्टल को वृद्धि करते हुए आपने देखा है नहीं, परंतु यह जो जीवधारी होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से वृद्धि करता है। यह वृद्धि बाह्य कारणों से होती है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात क्रिस्टल की। जो क्रिस्टल में जो वृद्धि होती है वो बाह्य कारणों से होती है, जबकि जो जीवधारियों में वृद्धि होती है वो उसके आंतरिक जो है कि क्रियाओं की वजह से होती है और उस पर एक कंट्रोल होता है जीवधारी का। तो जो है कि हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है। अगर वृद्धि होती है तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक, तो बारिश क्या हो गया, बारिश एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका प्रेजेंट है, ना कि उसका जो लिविंग बीइंग है उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तब उसमें वृद्धि हो रही है। नहीं, ऐसा केवल जीवधारियों में होता है, फिर चाहे वो हम प्लांट की बात करें या फिर एनिमल की। तो हमारा जो 8 पॉइंट है, हमारा जो 8 पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन का, यानी कि प्रजनन का। तो जीवधारियों में अपने जैसे जीव पैदा करने की क्षमता होती है, परंतु निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जो है कि प्लांट में देखा होगा कि उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है, उसमें फल बनते रहते, फूल बनते हैं, फल जो है कि लगते हैं, फिर फल झड़ जाते हैं, फिर दोबारा से उसमें फूल लगते हैं, फल झड़ जाते हैं अपने जो है कि ग्रोथ पीरियड को कंप्लीट करके। लेकिन जो नॉन लिविंग भी होता है उसके अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं, नहीं होती हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, फिर चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, सभी में रिप्रोडक्शन होता है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसमें जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो प्रजनन कहाँ से होगा, या फिर जब प्रजनन ही नहीं होगा तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगा। ठीक है, तो जो हमारा 9 पॉइंट है वो है गति यानी कि मूवमेंट का। तो जो जीवधारी होते हैं उनका ये बहुत ही प्रमुख यानी कि मेन जो है कि कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो जीवधारी हैं वो भ्रमण कर सकते हैं। ठीक, तो जो जीवद्रव्य होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें जीवन होता है उसके अंदर भी वृद्धि होती है। उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं, यानी कि जीवद्रव्य भ्रमण को हम किस टर्म से इंडिकेट करते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं साइक्लोसिस से। अथवा संपूर्ण पौधों का जैसे कि क्लेमाइडोमोनास अथवा पौधों के एक स्वतंत्र भाग जैसे कि युग्मक चल बीजाणु यानी कि जूस स्पोर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गमन कहलाता है। ठीक, यानी कि लोकोमोशन कहलाता है। और जंतु जो है भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अधिक उच्च वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उनके शरीर का कोई भाग जैसे जड़ या तना एक ओर मुड़ जाता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं में केवल प्रभावित गति ही पाई जाती है। यानी कि हम उसको गति प्रदान करते हैं, हम उसको हाथ में उठाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। लेकिन जो लिविंग बीइंग होता है उसमें जो है कि ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अब हम जब लिविंग बीइंग के बारे में बात करेंगे तो प्लांट और एनिमल में भी इसमें डिफरेंस पाया जाता है। जो प्लांट होता है उसमें जो है कि लोकोमोशन का जो
की मात्रा होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू एनिमल। तो एनिमल के अंदर लोकोमोशन ज़्यादा पाया जाता है और प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। प्लांट के अंदर मूवमेंट ज़्यादा पाया जाता है और जो एनिमल होता है उसके अंदर जो है कि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों पाया जाता है। तो नॉन लिविंग बीइंग में जो है कि ना तो लोकोमोशन होता है और ना ही मूवमेंट होता है। अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें होता भी है दैट्स बिकॉज ऑफ जो है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस। तो जब हम 10th पॉइंट की बात करेंगे तब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी और एडेप्टेबिलिटी की, यानी कि संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता। हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत ही संवेदनशील होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते रहते हैं हमारी बॉडी उस चेंज को लेकर रिएक्ट करती है। प्लांट्स में इस सेंसिटिविटी की जो मात्रा होती है वो थोड़ा कम पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और जंतुओं में एडप्ट करने की भी जो है कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो इंडिया में ही जो है कि वेरिएशंस बहुत पाए जाते हैं क्लाइमेट में, और जो साउथ का एरिया है और जो नॉर्थ का एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। बट क्या जो साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनमें जो है कि अनुकूलनशीलता होती है इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, तो इसलिए जो नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग की जब हम बात करेंगे तो लिविंग बीइंग में सेंसिटिविटी और एडेप्टेबिलिटी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और नॉन लिविंग बीइंग में बिल्कुल नहीं होती है। जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो हमने आपको पहले ही बताया कि वो इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज, यानी कि एक्सटर्नल चेंज की वजह से होते हैं। और जो बॉडी होती है लिविंग बीइंग की, जो सेंसिटिविटी होती है या फिर एडेप्टेबिलिटी होती है, उनके अंदर से जो है कि कोई कार्य होता है तब जाके वो अपने बॉडी को एडेप्ट कर पाते हैं या फिर किसी सेंसिटिविटी की तरफ अपने बॉडी को मतलब रिजल्ट देने के लिए या फिर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं। और जो हमारा 11th पॉइंट है वो भी बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का। यानी कि हम जो भी खाते पीते हैं उसमें सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपनी बॉडी के बाहर निकालते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, जिनका हमारी बॉडी में प्रेजेंस होना हमारे लिए जो है कि बीमारी का घर बन जाता है या फिर बीमारी का कारण बन जाता है। तो अनावश्यक चीज़ यानी कि अनावश्यक चीज़, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हमारी जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है और हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। उसी तरीके से जब हम खाने पीने की चीज़ें खाते हैं तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, और जो है कि हानिकारक चीज़ें होती हैं वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में और यूरिन की फॉर्म में हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो लिविंग बीइंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये जो है कि प्रक्रिया नॉन लिविंग बीइंग में बिल्कुल भी नहीं होती है। ये जो 11 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये 11 पॉइंट बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ये समझने के लिए कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको किसके बेस पे बताई? ये हमने बेस पे बताई क्योंकि ये सारी जो है क्वालिटी वो लिविंग बीइंग के अंदर पाई जाती हैं, जिसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि जो एक लिविंग बीइंग है वो क्यों लिविंग बीइंग है और जो नॉन लिविंग है वो क्यों नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग बीइंग की चीज़ें ये सारी जो 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो नहीं पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं केवल लिविंग बीइंग में। जिसके लिविंग बीइंग में ये सारी 11 पॉइंट के बारे में जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और समझी और जानी कि इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो एक लिविंग बीइंग होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किसके बेस पे हम कहते हैं कि वो लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि लिविंग बीइंग है। तो जो ये 11 पॉइंट है वो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए कि हम इन 11 पॉइंट्स के बेसिस पे हम बताएंगे। कोई हमसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, तो हम इन 11 पॉइंट्स को जो है कि किसी के सामने जो है कि नरेट करके हम बता सकते हैं कि यस दैट्स वाई दैट इज़ नॉन लिविंग एंड दैट इज़ लिविंग बीइंग। ओके, तो आज हमने ये अपना जो है हेडिंग कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं, वो हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हमने जो डिफरेंस पढ़ा वो जाना लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। तो यही जो मतलब 2-3 हेडिंग था जो जंतु विज्ञान और जो है कि वनस्पति विज्ञान दोनों में हमको पढ़ने हैं। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद समझने के बाद हमारा रिवीजन भी हो गया जो हमने जूलॉजी में पढ़ रखा था ऑलरेडी।
अब हमारा एक हेडिंग और है जो डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बताएगा और हम जानेंगे समझेंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगी तब जो है कि एक्चुअल में जो बॉटनी का चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कल हम जो है कि पौधों और जंतुओं के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें हम वनस्पति विज्ञान के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, बिल्कुल भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एंड मेरे इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, स्पेशली 11th 12th 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए और जो है कि इसको बीएससी के भी स्टूडेंट जो है कि देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आई होप बिल्कुल उन्हें बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद में, वो अच्छे से समझ पाएंगे बायोलॉजी को। थैंक यू।